यार मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा मेरे भाई कि मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का स्पेशल वीडियो आज फिर से लाया हूं और ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नई प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। भैया, तो इसका कारण क्या है? तो एक बात बता दूं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो पेपर में कोई भी दम नहीं रहता। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन को आप समझते हुए चलिए। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। जब रेलगाड़ी पहुंचती है तो आवृत्ति इसकी बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है भैया? तो आज से याद रखना कि डाफलर का प्रभाव किसने बताया था कि जो जो भी क्या नाम है, जो ये स्टेशन है, स्टेशन पर जब रेलगाड़ी पहुंचती है तो इसकी आवृत्ति बढ़ती हुई लगती है। इसका वजह क्या है? तो डापलर प्रभाव, डापलर प्रभाव के कारण। हम लोग चलते अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन के और आप लोग अपना आंसर बताइए। कह रहा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक, इसे म्यू कहा जाता है, और प्रकाश की गति सी में उस माध्यम में प्रकाश की गति v और निर्वात में प्रकाश की गति सी, तो बीच संबंध आपको बता रहे हो। तो याद रखना म्यू बराबर होता है C/B, यानी कि निर्वात में प्रकाश की गति और क्या होता है भैया? और होता है माध्यम में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति अपान माध्यम में प्रकाश की गति के बराबर होता है क्या भैया? किसी माध्यम का अपवर्तनांक। हम लोग चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए। आपको यहाँ समझा दे रहे हैं कि म्यू बराबर C/B होता है, जहाँ किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यदि निर्वात में प्रकाश की गति c, उस माध्यम में प्रकाश की गति v हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर C/B होता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को एक एक चीज़ें समझ में रहे होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशत सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये है सघन माध्यम, ये है देखो, ये है अभिलंब, और ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वो उसमें क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, ये अभिलंब की ओर न झुककर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है? तो ये होता है भैया कि जो आपका अभिलंब होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है प्रकाश की किरण। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि ये देख लीजिए, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, परंतु याद रखना, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसका विपरीत होता है। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो सघन के स्थान पर अगर विरल माध्यम से जब जाती है तो सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप समझ गए होंगे। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि 100 वाट तथा 500 वाट, फिर से 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? तो देखिए, शक्ति क्या P बराबर क्या होता है? P बराबर V²/R होता है। फार्मूला आपको पता होगा। अगर यहाँ पर हम R ला सकते हैं क्या? अगर R बराबर देखा जाए तो V²/P भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहेंगे कि P बराबर करने विद्युत शक्ति का फार्मूला याद रखना, V²/R। तो क्या हो जाएगा? R अगर यहाँ पर लाएंगे तो V²/P होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं R1/R2 बराबर V²/P
वी स्क्वायर अपान फिर से पी, तो यहाँ पर P2 अपान P1 हो जाएगा। तो यानी कि फिर से क्या अनुपात क्या निकल कर आएगा, तो निकल कर आएगा R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा 500 अपान 100, तो कट जाएगा 5:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी, वोल्टाज V समान है। यदि यदि बल्ब की शक्ति P दूसरे की शक्ति P2 लिया जाए तथा प्रतिरोध R1 R2 लिया जाए, तो R1 R2 R1 अपान R2 बराबर हो जाएगा V2 अपान V स्क्वायर अपान P1 V अपान V स्क्वायर अपान P2, यानी कि R1 अपान R2 बराबर P2 अपान P1, R1 रेशियो R2 बराबर P2 अनुपात P1, यानी कि 500 अनुपात 100, 5:1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, मेरे भाई आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो याद रखना इसका जो प्रतिरोध होता है ये बढ़ जाता है। क्यों, वो जब हीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। इस कारण क्या होता है कि प्रतिरोध बढ़ जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है भैया कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तेज हो जाता है, तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा भी बना के पूछ सकता है। तो कैसा भी बनाए तो हमको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी गर्म करेंगे किसी धातु को तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तेज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कठोर जल के संबंध में कौन गलत है, तो याद रखना कठोर जल के संबंध में कौन गलत है, तो मेरे भाई साहब मेरे दोस्त याद रखना कठोर जल के संबंध में आयरन पायराइड्स की उपस्थिति गलत है। बाकी झाग नहीं बनता ये भी सही है, और साबुन अधिक घिसता है ये भी सही है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट की उपस्थिति ये भी सही है, परंतु आयरन पायराइड्स की उपस्थिति ये गलत बात है, जो कि कठोर जल के संबंध में गलत है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। कठोर जल का एक नमक है, तो इसका रासायनिक सूत्र बताएं। तो दोस्त मेरे भाई याद रखना इसका क्या होता है, CaCH2 इसका सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो दोस्त याद रखना ऑक्सीजन भी एक तत्व है, एलिमेंट में आता है। और याद रखना कि ऑक्सीजन जो होता है तत्व में आता है, और क्लोरीन भी तत्व में आता है, परंतु और सिलिकॉन भी तत्व में आता है। याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिलिकॉन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो याद रखना सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो दोस्त यहाँ पर याद रखना कि संगमरमर जो है, संगमरमर क्या है, संगमरमर एलिमेंट नहीं यानी कि तत्व ना होकर ये एक यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है जहां पर दो चीजों से कम बना हो, दो के संयोग से। और ऑक्सीजन क्या दो चीजों से बना है क्या, ऑक्सीजन दो चीजों से नहीं बना है भैया। क्लोरीन नहीं, ये एलिमेंट है। सिलिकॉन भी एलिमेंट है, परंतु भाई मेरे दोस्त मेरे भाई बहन याद रखना कि जो संगमरमर होता है एक एलिमेंट ना होकर ये एक कंपाउंड है। राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सारे भाई को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो जल में सबसे ज्यादा कम घुलनशील गैस है, तो याद रखना NH3 को क्या कहा जाता है, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। और CO2 को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है।
और CO जब लिखा रहे तो समझ जाना कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सबसे कम घुलनशील की बात कर रहा है, तो याद से याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे कम घुलनशील गैस नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। और मेरे भाई पूछेगा कि आप एक चीज बताइए कि सबसे ज्यादा घुलनशील जल में कौन है इसमें से, तो कौन है? अमोनिया। ठीक है, उम्मीद है सारे दोस्तों को समझ में आ रहा है। इसका आंसर देते हुए मैंने बता दिया, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें इसका जो आंसर क्या भैया, सबसे कम घुलनशील पूछा तो नाइट्रोजन होगा और सबसे अधिक अमोनिया। तो समझिए पहले इसको। जल एक ध्रुवीय यौगिक है और जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है जो गैस के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैस जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलतापूर्वक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। वे जल में घुलनशील होते हैं जैसे अमोनिया, जैसे घुलनशील होते हैं जैसे अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया घुलनशील है, परंतु इसमें पूछा है कि घुलनशील गैस है सबसे कम, तो याद रखना नाइट्रोजन। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आप आंसर बताने का महान कृपा करें। अगर आप आंसर बताएंगे, गलत बताइए, सही बताए और बेफिक्र होकर बताए। टेंशन नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। टेंशन लेने से हमारा नंबर ही कटेगा, नंबर बढ़ने वाला तो है नहीं। ठीक है, प्रेमानंद जी श्री महाराज जी का वीडियो देखिए। प्रेमानंद जी महाराज जी का मोटिवेट करते हैं, उनका वीडियो देखकर आप अपने मार्ग को सुधार सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार NTPC के एग्जाम में भी आया है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्त आज से याद रख लेना कि एथाइन, एथीन और एथेन ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस चैनल पर केवल आपको प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, केवल प्रैक्टिस होगा। इसके बाद साइंस के बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका प्रैक्टिस कराया जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रसायन का राजा किसे कहा जाता है। तो याद रखना, ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। कहा किसको जाता है? तो H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। अगर अभी तक मेरे दोस्त, मेरे भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, वेलिंग कांच होते हैं, वेंगिल कांच होते हैं, तो क्या होते हैं? तो याद रखना कि ये सोडा एस होते हैं, सोडा एस के। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने करा कि गलत कथन को पहचानना है। सही नहीं पहचाना, गलत कथन बताना है कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या बताता है? B बराबर IR। ठीक है, B बराबर IR ओम का नियम है। ठीक है, अब ओम चाचा जो थे, ओम को ऐसे, ठीक है, दर्शाया जाता है। ओम B बराबर IR होता है। तो पूछा कि इसमें गलत कौन सा है? तो B बराबर IR तो सही है भैया। और V अपान I करने पर क्या ये जो कांस्टेंट हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल स्थिरांक हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऑप्शन V भी सही होता है। और कह रहा है कि V I के अनुक्रमानुपाती होता है। V जो होता है I के अनुक्रमानुपाती होता है। V जो होता है ये I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या ये भी सही है क्या? तो ये भी सही है, V I के अनुक्रमानुपाती होता है। और V अपान R क्या कांस्टेंट होंगे क्या? B अपान R क्या कांस्टेंट होंगे? यहाँ पर देखो धारा है, कांस्टेंट नहीं होंगे।
तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का आंसर आप जल्दी से बताइए। कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग को की गति 600 मीटर पर सेकंड है और उसी माध्यम में किसी बिंदु में 1 मिनट में 600 तरंगे गुजर रही हो तो तरंग दैर्ध्य बताना है। तो लेमडा, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। तो लेमडा बराबर होता है बी अपान एन। एन मतलब क्या होता है? आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? तो एक बार में बस चली गई दूरी ही समझ लीजिए आवृत्ति होती है। तो यहां पर देखिए कि 1 मिनट का टाइम दिया है और 1 मिनट को 60 सेकंड से प्रदर्शित करेंगे और 60 सेकंड को हम क्या 600 लिख सकते हैं क्या? 600 दिया है, 600 तरंगे गुजर रही हैं। तो 1 सेकंड में कितनी तरंगे गुजरेंगी? तो 10 तरंगे गुजरेंगी। तो यही तो भैया आवृत्ति हुई आपकी। एक बार में गुजरने वाली कह सकते हैं, एक बार में तय दूरी कह सकते हैं, आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर दोस्त देखिए कि क्या कह रहा है कि लेमडा बराबर मैंने क्या बताया, लेमडा बराबर होता है वी अपान एन। आवृत्ति को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 1 मिनट में 600 तो यानी 1 सेकंड में 10 बार। तो बी पर रखेंगे 600 और एन पर रखेंगे 10, कट जाएगा 60 मीटर, आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना रेटेक्स है, रिकेट्स। और वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से होता है। चीज़ों को याद रखिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक व्यवस्था कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेशन हर सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट का मतलब जीएस के सारे पोर्शन, इधर आपका साइंस कवर होगा, उधर आपका पूरा जीएस कवर होगा। तो भाई बचेगा क्या? जीएस में अगर आपने फोड़ दिया तो मैथ रीजनिंग, कसम से बता रहा हूँ भाई, मैथ रीजनिंग आप लोग चार्ट पूछ ले जाओगे, क्योंकि ना तो मैथ में उतना दम रखता है और ना ही उतना दम आपका रीजनिंग रखता है। मैथ रीजनिंग को तो हम लोग फोड़ कर चार्ट लेंगे, ठीक है। तो बचा क्या? साइंस। साइंस तो हम करवा रहे हैं और जीएस भी करवा देंगे, तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से मेरे भाई जुड़ जाइए। हम बार बार नहीं कहेंगे, जुड़ने का मन हो तो जुड़िए, वरना मत जुड़िए। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मानव शरीर में किस अंग के में शोध के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है? आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि किस शरीर का कौन सा अंग होता है जिससे हेपेटाइटिस हो जाता है। सुने होंगे आप लोग, हेपेटाइटिस सी हुआ उसको, उसकी जो गर्मी, उसके जो पसीना, मतलब किसी को टच हो जाता है ना, अगर उसका पसीना किसी टच हो जाता है तो उसके अंदर बीमारी आ जाती है। तो भाई ऐसा तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो याद रखना कि मानव शरीर की किस अंग के शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो याद रखना यकृत है। यकृत का मतलब लीवर। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक लीवर का एक रोग यानी कि एक बीमारी है। ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार के ई तक होते हैं, ए बी सी डी ई। ये लीवर में जलन पैदा करते हैं, जलन करते हैं, चुभन करते हैं पैदा। और इसमें इसकी वजह से अगर आपने अच्छे से इलाज नहीं किया हेपेटाइटिस का, तो याद रखना इससे आपको लीवर कैंसर भी हो सकता है मेरे भाई। तो याद रखना इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। बस एक एक क्वेश्चन ऐसे मारते चलेंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा, 10 दिन के बाद आपका 300 क्वेश्चन, 350 तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या नाम है, 1 महीने के अंदर आपका 1000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन बहुत होता है भैया। 1000 क्वेश्चन में कुछ आपको फैक्ट बताए जाएंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें बताए जाएंगे। अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो साइंस में प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, साइंस में नो प्रॉब्लम। बिछुआ के पौधों की नोकदार पत्तियों के कारण, ऐसे न होते नोकदार पत्तियां, बिछुआ ऐसे ऐसे रहता है भैया। गांव में तो आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऐसे रहता है। तो कह रहा है कि बिछुओं का जो पौधा होता है उसमें चुभन पर जलन युक्त दर्द होता है। जैसे वो चुभता है ना तो हाथ में जलने लगता है, दर्द होने लगता है, खजुलाहट। तो इसका वजह क्या है? तो याद रखना मेथेनोइड। अब मेथेनोइड तो आप समझेंगे नहीं, तो आप फार्मिक अम्ल तो जानते होगे ना, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? तो हरे पौधों को आज याद रखना, हरे पौधों के 16 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी से होगा, 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि
क्रिटिनिज्म क्या है? तो क्रिटिनिज्म एक बच्चों में होने वाले, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बच्चे हैं तो बच्चों का जो पेट होता है वो कहीं बाहर आ जाता है, उनके बौनापन आ जाता है, तो यही सब वजह होती है। किसका वजह होता है? तो क्रिटिनिज्म ही है। तो बच्चों वाला एक रोग है क्रिटिनिज्म। कहते नहीं भैया कि क्रिटिनिज्म का मतलब जैसा आप लोग देखोगे भाई, किसी छोटा बच्चा है पर पेट उसका बहुत बाहर आ गया है, बौनापन है, बहुत ज़्यादा छोटा है, या चलने में दिक्कत तो क्रिटिनिज्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो ऊर्जा उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? तो दोस्तों याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जितने प्रश्न करवा रहा हूँ विश्वास के साथ पढ़ते चलिए, कसम खा रहा हूँ, कसम से, मजाक नहीं, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो ईमानदारी से, फ्री की चीज को हल्के में मत लेना। कहते ना कि बाबा फ्लावर नहीं फायर है, मैं तो हल्के में नहीं लेना आपको। एक एक क्वेश्चन बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े मेहनत के साथ बनाया जा रहा है दोस्त। ठीक है, तो ईमानदारी से आप भी पढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि नेत्र दान में दाता की आंखों का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? यानी कि आप जैसे बोल देंगे, जैसे अमिताभ बच्चन ने बोला कि आप मेरी आंखों को मैं अपने डोनेट करता हूँ, तो अब उनका कौन आँख की कौन सा भाग जो है निकाला जाएगा? तो याद रखना कार्निया निकाला जाता है। कार्निया कहाँ रहता है? तो कार्निया ऊपर की ओर रहता है, जो ब्लैक ब्लैक नहीं रहता, वही कार्निया आपकी, उसी कार्निया को निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसी उसी का दान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि साइनोवियल्स द्रव्य किस में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये जोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो किसमें? तो याद रखना छोटी आंत में किए जाते हैं। कह रहा है कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या होता है? कार्बन हाइड्रेट विखंडित हो जाता है, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना दोस्त, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो याद रखना एंटोमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का। कह रहा कि जंतु वर्गीकरण का क्रम बताइए, तो कौन सा सही होगा? तो याद रखना दोस्त, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बताइए। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, वर्गगण फेमिल वंश जाति। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? तो याद रखना इंसुलिन जल में विलेय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो याद रखना अल्फ्रेड वी नोवेल। अल्फ्रेड वी नोवेल। क्या मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है दोस्त। हम लोग चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अंतिम क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन करना। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। और हाँ, आपका डी ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या लगा? मैं सही बता रहा हूँ? आप लोग ढूंढ कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैंने सही बताया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।